हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हमारी एनसीईआरटी की एक सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं 10-10 क्वेश्चन करके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक करेंगे भाई। ठीक है। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों की वीडियो देखनी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। देख लेते हैं, टाइम खराब न करते हुए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या पूछ रखा है। The mass of an electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. If its kinetic energy is 3.0 multiplied 10 raised to power minus 25 joule, calculate its wavelength. हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है इतना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी कि देखो, सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। हमें लैम्डा निकालना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। और देखिए क्या क्या रखा है। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम दे रखा है। और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 25 ठीक है, जूल। अब देखो, अब लैम्डा निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम सबको पता है। क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h में mv। ठीक है, ये होता है भाई h/mv। लेकिन हमें तो यहाँ पे मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। और ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? इक्वल में रख देंगे इसके। एक बार मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा। अगर हम mv स्क्वायर लिखें, mv स्क्वायर ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना। और मास नीचे आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू और मास कितना दे रखा है वो हमें बताओ, उसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, v स्क्वायर है लेकिन हमें तो v की वैल्यू निकालनी है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा ऊपर। 10 रेज टू पावर माइनस 25 मल्टीप्लाई टू 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 31। और इसका हो जाएगा हाफ। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। हमारे पास आंसर आएगा 8.12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2। इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लेना। 8 इतना ही आएगा, 8.12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी को एक साइड इधर लिख लेते हैं, 8.12 इंटू 10 रेज टू पावर 2। अब बस हम इस फॉर्मूले के अंदर रखना है इधर। देखो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या होती है, जिसको हम प्लंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, वो होती है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 बाय में मास इन्होंने दे ही रखा था 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया
इसकी वैल्यू 10⁻²। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास आएगी 8 9, देखो भाई 8967 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इतनी आ जाएगी। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो तो ये 10 हटा दो यहाँ से, ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, यानी 21 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है ये, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें कुछ स्पीसीज दी गई हैं, उनके अंदर से ये बताना है कौन सी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो भाई? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। और इनके अंदर से हमें ये देखना है, सबसे पहले हमारे पास है सोडियम, सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव साइन को हटाएं तो हमें पता है सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे आता है। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। वही तो होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव दिया गया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखा है इसने बाहर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें दे रखा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है सोडियम पॉजिटिव के अंदर। ऐसे ही सबके निकालेंगे। जो पोटेशियम है, जो हमारे पास पोटेशियम होता है, वो कितने नंबर पे आता है बताओ? 19वें नंबर पे आता है भाई, 19वें नंबर पे आता है, इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव दे रखा है, यानी के पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। हमें ये देखना, देखो ये देखने हैं जो इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दे क्या रखा है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे रखा है। तो दो घटा दो, इसके अंदर से दो पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने हो गए हमारे पास? इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। लेकिन उन्होंने दे कितना दे रखा है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव दे रखा है, तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बाहर दे रखे हैं, जब भी पॉजिटिव साइन आता है तो वो माइनस कर देते हैं। आगे हमारे पास सल्फर 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फर 2 नेगेटिव है। सल्फर कितने नंबर पे आता है बताओ? सल्फर 16 नंबर पे आता है, इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन हमें सल्फर 2 नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो 16 और 2 18 हो गए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर है आर्गन, आर्गन सबको पता है 18वें नंबर पे आता है, और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। हमें ये बताना है अब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से थे। अब देखो, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। कैसे ग्रुपिंग करेंगे? सबसे पहले ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर है? 10 इलेक्ट्रॉन एक तो सोडियम के अंदर है और एक हमारे पास मैग्नीशियम के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपस में, और कितने इलेक्ट्रॉन इनके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरे कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास कौन सा हो गया? पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, और हमारे पास आर्गन हो गया, और हमारे पास सल्फर 2 नेगेटिव हो गया। ये सारे ही, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताओ? इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये तीन पार्ट है, पहला पार्ट देख लेते हैं।
सोल्यूशन, पहले पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हमें आयंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उनको हम आयंस बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, पहला हमें दिया गया है एच नेगेटिव। एच नेगेटिव दिया गया है, यानी हाइड्रोजन है, इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। इस नेगेटिव के नाम का हम प्लस कर देंगे, यानी टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन गई? 1s2, 1s2। ठीक है, जो बी पार्ट है, ये इसका ए पार्ट था, जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1s2, 2s2, 2p में 6, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, O2 नेगेटिव। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन हमारे पास 8वें नंबर पे आता है, लेकिन 2 नेगेटिव है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो प्लस 2 कर दो, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगी। 2p में 6। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पर देखो फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगी। 1s2, 2s2, 2p में 6। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स whose outermost electron are represented by 3s1। हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमें ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले 3s1 दे रखा है, तो 3s1 देखो, यहाँ पे s1 है, और s1 से हमें क्या पता लगा कि जो भी एलिमेंट होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। किसका ग्रुप का एलिमेंट होगा? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब निकाल के देख लो, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां तक कर लेते हैं, क्योंकि 3s दे रखा है तो 3 पीरियड तक ही जाएगा। इसका होता हमारे पास 1s1, इसका 2s1, नेक्स्ट है 3s1। ये दे रखा है तो हमारे पास सोडियम इसका आंसर हो गया पहले है ना। ए पार्ट का आंसर सोडियम हो गया, तो ऐसे इसका आंसर निकाल दिया हमने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट, 2p3 दे रखा है, यानी ये जो भी एलिमेंट होगा, देखो अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 है, 15 है, 16, 17, ऐसे होता है। इसके अंदर हमारे पास P1 होता है, इसके अंदर P2, इसके अंदर P3 होता है। ठीक है, ये P3 दे रखा है, और इसका मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो 15 ग्रुप का होगा, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब सेकंड पीरियड का होगा, और सेकंड पीरियड में हमारे पास नाइट्रोजन ही आता है। नाइट्रोजन की हम करके देख सकते हैं, 7 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p में 3, तो ये हमारे पास 2p3 आ गया, तो नाइट्रोजन इसका आंसर है बी पार्ट का। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हो तो आपसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये 3p5, अब 3p5 देख लेते हैं। अब मैंने बताया था 13, 14, 15, 16 और 17 ये ग्रुप होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे आता है P1, P2, P3, P4, P5। अब P5 आया है और थर्ड है, तो कौन सा होगा? क्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का करके देखो एक बार। फ्लोरीन के अंदर हमारे पास क्या आता है? 9 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p में हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, 2p5 आ गया ना, 3p5, इससे अगला 3p5 आएगा। क्लोरीन का करके देखो, फ्लोरीन क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
और 3p5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सी पार्ट का आंसर, हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, ऐसे सोल्व करने ही है, मुझे पूरी उम्मीद है आप साथ साथ कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हो गए थर्ड पार्ट, देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ए है, हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमें एटम बताना कौन सा है। इलेक्ट्रॉन गिन लो, हीलियम के अंदर 2 होता है हमारे पास, इसके अंदर 1, तो 2 और 1 3 हो गए, तो हमारे पास पहला लिथियम हो गया। बी पार्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गिन लो, यहाँ पर हमारे पास कितने दे रखे हैं, 3 और 2 5, 10 15 हो गया। 15 किसका होता है बताओ, फोस्फोरस। सी, यहाँ पे हमारे पास आर्गन 18 हो गया, और 3d1 यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम हो गया, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। जो लोवेस्ट वैल्यू है एन की जी के लिए क्या होगी वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जी वैल्यू है, उसके लिए वैल्यू एन की कितनी होती है, 5, 4g। ठीक है, इसके लिए अभी कैसे निकालना, जैसे हमारे पास ये होता है ना, एस ऑर्बिटल पी, एस पी डी एफ जी, तो एन 1 2 3 4 5। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0 टू n-1 होती है, n-1। तो अगर n-1 करेंगे, तो अगर 5 में से एक गया कितना हुआ, 4, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा भाई। ठीक है, यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यानी क्वांटम्स नंबर की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। एक तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, एजीम्यूथल की बतानी है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बतानी है। सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं, 3d ऑर्बिटल्स दे रखा है, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और l की वैल्यू क्या होगी हमें पता है, हमारे पास ये होता है, देखो सबसेल एस पी डी एफ, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर डी पूछा है इन्होंने, डी के लिए वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, जब एल की वैल्यू 2 हो जाती है, तो फिर एम की वैल्यू कितनी हो जाती है, एम एल -L2 प्लस एल तक ये वैल्यू जाती है, यानी -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू हो गई भाई। ठीक है, यानी m की वैल्यू ये हो गई, l की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है इसको, थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन हम आसानी के चक्कर में इसे गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। देखो फर्स्ट पार्ट के क्या बोला गया इसके अंदर, एन एटम ऑफ एलिमेंट कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 29 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, और 35 क्या है भाई, न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में ये पूछा गया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 29, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 29 ही हो जाएंगे। पहले पार्ट का ये आंसर था, सेकंड का देख लेते हैं, आसान है भाई ये तो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 29 है। अब मैं बता देता हूँ 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो हमारे पास कॉपर का होता है, आप याद कर लेना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 29 को बनाओ, 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 3d10 और 4s1, ये हो जाएगी। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। देखो ध्यान से, 2 2 4 और 6 10 और ये 18। तो इसकी जगह पे हम आर्गन 18 भी ले सकते हैं ऐसे। आर्गन 18 लिख के और यहाँ पर हमारे पास 3d10 और 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है? मैं आपको बता देता हूँ। 3d9 ये आप डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ोगे। 3d9 4s2 होती है। लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हाफ फील्ड और फुली फील्ड। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक जंप कर जाता है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 बन जाती है। तो इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन ये है भाई, ये गलत हो जाएगी अगर आपने ये लिख दी तो। ठीक है, ये एक्सेप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। हमें कुछ स्पीसीज दी गई हैं, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं। पहली स्पीसीज है S2 पॉजिटिव। सबसे पहले तो देखो, मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर दे रखे हैं। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इसके पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, तो इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास H2, इसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो के अंदर दो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास O2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास O2 होता, सिंपली O2 होता, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते? 16 होते। लेकिन यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 3 पार्ट है इसके, सॉल्व कर लेते हैं तीनों पार्ट। सॉल्यूशन, पहला पार्ट देखो। An atomic orbital has n is equal to 3. What are the possible value of n and ml? यानी हमें एजीमुथल यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 3 दे रखी है। और हम सबको पता है l की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n माइनस 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? l की वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेकर 0 1 और 2 इसके l की वैल्यू हो गई। अब m की वैल्यू कितनी होगी? अब m की वैल्यू l पर डिपेंड करेगी। देखो कैसे, अगर l की वैल्यू 0 है तो इस 0 के लिए m की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? -L2 प्लस l, ऐसे। ठीक है, अब देखो, अगर l अपना क्या है? 1 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी बताओ? -L से +L तक, यानी -1 0 +1। और l की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? -L2 + L, वही -2 -1 0 +1 और +2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। यही पूछा इन्होंने, यही पूछा है इन्होंने। सेकंड पार्ट देखो भाई, लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिटल। यानी 3d ऑर्बिटल है, यानी n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 3 हो गई। और d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बताओ? हमें अभी तो पता है S P D F। L की वैल्यू कितनी हो गई? 0 1 2 3। तो D के लिए L की वैल्यू 2 और M की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? L पर, यानी -L2 प्लस L हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी M की? -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। इनसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास 1p ऑर्बिटल है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर p सब शेल होता ही नहीं है, केवल s होता है। 2s होता है, ये ठीक है। 2p होता है, ये भी पॉसिबल है।
और जो 3f होता है वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। सोल्यूशन यूजिंग sp एंड d नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है, जैसे n की और l की वैल्यू दी गई है, उन पर बेस्ड हमें sp d और नोटेशन करनी है। सबसे पहले देखो ए पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, n की वैल्यू 1 दे रखी है और l की वैल्यू 0। तो एक बार वो लिख लेते हैं, हम जो जनरल बातें हैं वो लिख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारे। यहाँ पर हमारे पास एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 और 3, ये हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए पार्ट है, ए पार्ट के लिए एन की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, और एल की वैल्यू 0 है तो क्या हो गया 1s। बी पार्ट एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पी हो गया, ये रहा। और अब सी पार्ट करते हैं। 4 और एल की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, डी हो गया। और यहाँ पर हम डी पार्ट करते हैं, 4 और एफ हो गया। ठीक है, ऐसे नोटेशन करनी है इनकी। आसानी क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है और इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला देखो n इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो ए है वो नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्यों है, रीजन भी पूछ रखा है इन्होंने। नॉट पॉसिबल इसलिए है, ध्यान से सुनना, n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू तो n की 1 हो सकती है इसलिए। बी पार्ट देखो, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, l की वैल्यू ठीक है n-1 होती है यानी 0 दे रखी है, ml की वैल्यू भी 0 दे रखी है, ये भी ठीक है, और ये भी, यानी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा। सी पार्ट देख लेते हैं, ये इसके आगे ले लेना पॉसिबल। नेक्स्ट दे लेते हैं n की वैल्यू 1 l की वैल्यू 1, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डी पार्ट देख लेते हैं, n की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, n-1, और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, हाँ हो सकता है ये, और ये भी पॉसिबल है भाई हमारे पास, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर यही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।